हमने इस टॉपिक में अभी तक इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस में सबसे पहले हमने चैलेंजेस देखे, ठीक है, विच चैलेंजेस वी हैव व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस, देन व्हाट वी डिड टू ओवरकम दोज चैलेंजेस, ठीक है, देयर वर मेनी चैलेंजेस. वी आल्सो डिवाइज्ड वन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, अ फ्रेमवर्क टू फाइंड टू मीट ऑल द चैलेंजेस एंड टू डिसाइड अ वे कि कौन सा वो तरीका होगा फॉर विच वी कैन अचीव आवर गोल्स फॉर ए डेवलप्ड इंडिया. देन देयर वाज द फॉर्मुलेशन ऑफ स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, दैट वाज आल्सो टू मेक इंडिया अ यूनियन. अब फॉर्मेशन स्टेट्स की गई. अब स्टेट्स को इस तरह से बनाया गया कि जो इंडिया की यूनिटी है वो कहीं भी डिसइंटीग्रेट ना हो, वो यूनिटी बनी रहे. That India is a union, so India should maintain a union. Formation हुई states की, then planning, ठीक है, planning for the development of India under 5-year plans, that was done. Then today we will discuss about the our first briefly foreign policy, ठीक है, independent foreign policy, and then last conclusion. इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी. सो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, सबसे पहले तो फॉरेन पॉलिसी का मीनिंग क्या होता है? फॉरेन पॉलिसी मीन्स कि हाउ वुड बी आवर रिलेशंस विद द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड, की बाकी जो वर्ल्ड के कंट्रीज हैं उनके साथ हमारे रिलेशंस कैसे होंगे, ठीक है, मतलब वो फॉरेन पॉलिसी होगी कि हमारी इंडिया की क्या पॉलिसी होगी जब भी हमने किसी दूसरे कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस बनाने हैं. तो व्हेन इन 1947 वी हैव गॉट इंडिपेंडेंस, एट दैट टाइम वर्ल्ड की सिचुएशन क्या थी? एनीवन? उस टाइम पीरियड में वर्ल्ड वॉर थोड़ी देर पहले ही खत्म हुई थी, 1939 से 1945, है ना. इस टाइम पीरियड में वर्ल्ड वॉर जो 2 थी उसका एंड हुआ था इस टाइम पीरियड में. और जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई थी तो उसी टाइम पीरियड में यूनाइटेड नेशन, ये यूनाइटेड नेशन क्या है, इसमें ऑलमोस्ट अब तो आज अगर हम प्रेजेंट डे की बात करें तो प्रेजेंट डे तो ऑलमोस्ट एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इट इज अ मेंबर. इट इज वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मोस्टली सभी कंट्रीज के हम कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव्स हैं. तो अब ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी टू फॉस्टर पीस एंड कोऑपरेशन अमंग ऑल द कंट्रीज, कि आगे कोई वर्ल्ड वॉर ना हो, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, ठीक है. उसी टाइम पीरियड में 1947 में हमारी क्या हुई थी? इंडिपेंडेंस हमने मिली थी, ठीक है. तो अब हमारी जो फॉरेन पॉलिसी होगी उस फॉरेन पॉलिसी में हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी कि इस जो वर्ल्ड की सिचुएशन है उसमें हम, क्योंकि हमने क्या करना है, हमने अभी डेवलपमेंट करनी है, हमने सभी कंट्री से अच्छे रिलेशंस बना के रखने हैं ताकि इन केस हमें कहीं से कुछ भी हेल्प चाहिए तो हम ले सकते हैं, ठीक है. हम अलग अलग तरह के एग्रीमेंट साइन करते हैं अलग अलग गवर्नमेंट से ताकि वो हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करें. तो कई तरह की हमने पॉलिसी अपनी बनानी होती. तो उस टाइम पे जब यहाँ पे इंडिपेंडेंस हो गई थी हमारी, तो वर्ल्ड वॉर खत्म भी हो गई, यूनाइटेड नेशन भी बन गया था और उसमें 2 इंपॉर्टेंट कंट्री का काफी रोल रहा था. एक तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, यूएसए काफी उस टाइम पीरियड में एक हम कह सकते हैं कि मेजर पावर बन गया था. लास्ट में वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुई थी ना, जापान के ऊपर इसने एटम बॉम्ब गिराया था, उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर लास्ट में खत्म हुई थी. तो वो लास्ट स्टेप था. उसके बाद उसी टाइम पीरियड में जो प्रेजेंट डे रशिया है, वो रशिया उस टाइम पीरियड में किसका हिस्सा था? यूएसएसआर का, ठीक है. तो ये सोवियत यूनियन उस टाइम भी थी, सोशलिस्ट सारे कंट्रीज की. तो ये 2 कंट्रीज, ये उस टाइम पीरियड में पूरे वर्ल्ड में 2 पावर ब्लॉक बन रहे थे, ठीक है, कि यूएसएस ये भी बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये जो दोनों ही
कंट्रीज जो थे वो बहुत पावरफुल बन रहे थे और दोनों ही क्या कर रहे थे, अपने अपने मिलिट्री अलायंसेस, अलग अलग कंट्री के साथ वो अलायंसेस बना रहे थे। एक वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो गई थी, लेकिन फिर भी ये कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहे थे, अपने मिलिट्री अलायंसेस बना रहे थे। ठीक है, मिलिट्री अलायंसेस, जैसे कि इन केस अगर कहीं भी किसी कंट्री को जरूरत पड़ती है मिलिट्री की, कोई एक कंट्री दूसरे के ऊपर अटैक करता है तो ये उसकी हेल्प करेंगे। यूएसए अपने अलग बना रहा था और यूएसएसआर अपने अलग मिलिट्री अलायंसेस बना रहा था। तो अब जब 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो अब इन्होंने भी इंडिया को कहा, यूएसए ने, कि आप हमारे साथ मिल जाओ। यूएसएसआर ने कहा हमारे साथ मिल जाओ, है ना। तो मतलब उस टाइम की सिचुएशन थी, क्योंकि सभी कंट्रीज मिलिट्री अलायंसेस कर रहे हैं और सिचुएशन चाहे वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई है लेकिन फिर भी, लेकिन इंडिया में इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि हम इन दोनों में से किसी को भी ज्वाइन नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम क्या रहेंगे, नॉन अलाइंड। ठीक है, हम किसी के साथ भी अलाइन नहीं होंगे, हम ना इसको अलाइन, इसके साथ अलाइंड होंगे ना इसके साथ, हम नॉन अलाइंड रहेंगे। ठीक है, और इंडिया के साथ और भी दूसरे कंट्रीज के हम कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव्स थे जिन्होंने की इंडिया के उस टाइम पर, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनको सपोर्ट किया। और भी जो कुछ कंट्रीज नए इंडिपेंडेंट हो रहे थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स की, पोर्टुगीज की, फ्रेंच की कई कॉलोनीज थी एशिया अफ्रीका में, तो धीरे धीरे एक एक करके बहुत सारे कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो रहे थे, है ना। तो वर्ल्ड वॉर के बाद वैसे ही उनकी कंट्रीज की कंडीशन बहुत खराब हो गई थी, तो उन्होंने अपनी कॉलोनीज को भी धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दिया कि हम पहले अपने कंट्री को संभालें, है ना। तो अब जो कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो रहे हैं उन सभी कंट्रीज ने भी इस नॉन अलाइंड मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, जो और कंट्रीज भी इंडिपेंडेंट हो रहे थे, न्यूली इंडिपेंडेंट हम कह सकते हैं। ठीक है, जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे उन सभी ने इस नॉन अलाइंड मूवमेंट को ज्वाइन किया। इस नॉन अलाइनमेंट का ये मतलब नहीं कि पूरे वर्ल्ड से बिल्कुल अलग हो जाएंगे। ठीक है, दिस नॉन अलाइनमेंट डजंट मीन कि दे विल रिमेन आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल ऑफ द वर्ल्ड, they will remain separated, they will remain aloof from the world। ठीक है, ये मतलब नहीं था। इसका मतलब क्या था कि they will play active role, लेकिन जैसे इनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो they will play the role as a mediator। ठीक है, एक मेडिएटर का रोल प्ले करेंगे आपस में, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो वहां पे भी। ठीक है, तो इसलिए ये जो नॉन अलाइंड कंट्रीज थे, आपकी बुक में इन ब्रीफ बताया हुआ है कि these countries as from the representatives of Egypt, Yugoslavia, Indonesia, Ghana, ठीक है, these countries they urged all other countries also to not to join any of the major alliances, जो military alliances हैं, they also urged other countries, दूसरे countries को भी उन्होंने बोला कि आप किसी military alliance को ना join करो, but you can join our non alignment movement। आप हमारी मूवमेंट को ज्वाइन कर लो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल आइसोलेटेड रहेंगे, ठीक है, बट वी विल प्ले एक्टिव रोल इन मीडिएटिंग बिटवीन द अमेरिका एंड दैट दिस सोवियत रशिया। ठीक है, और ये जो इसके बाद अब जब ये मिलिट्री अलायंसेस बन रहे थे और ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चल रही थी, तो ये सारे कंट्रीज आपस में इकट्ठे होकर एक दूसरे को कॉपरेशन भी कर रहे थे। और ये जो सिचुएशन थी ये नियर अबाउट बनी रही। पहले 50 से 60 तक तो इनके बीच में कोल्ड वॉर चलती रही, ठीक है, बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। कभी कहीं पे छोटा मोटा किसी कंट्री के ऊपर अटैक कर दिया, कभी किसी कंट्री के ऊपर अटैक कर दिया। फिर लास्ट में जब 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, रशिया अलग कंट्री बन गया, बाकी इसमें से अलग अलग कंट्रीज बन गए। ठीक है, तो फिर ये जो कोल्ड वॉर का था टाइम पीरियड, ये बिल्कुल खत्म हो गया। ठीक है, तो नॉन अलाइनमेंट की अब तो कुछ इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं है, क्योंकि अब तो मिलिट्री ब्लॉक्स भी नहीं है। नो डाउट मिलिट्री ब्लॉक तो कहीं ना कहीं वैसे बने हुए, लेकिन वो कोल्ड वॉर की सिचुएशन नहीं है जो उस टाइम पीरियड पे बनी हुई थी। ठीक है, तो लेकिन हमारी फॉरेन पॉलिसी उस टाइम की वर्ल्ड सिचुएशन से भी कोई अफेक्ट नहीं हुई,
इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बना के रखी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी, और इनके साथ और भी कुछ न्यूली इंडिपेंडेंट जो कंट्रीज थे उस टाइम पीरियड के, वो भी मिल गए। ठीक है, और जैसे आपकी बुक में ये भी बताया हुआ है कि 1955 में इनकी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, वो इंडोनेशिया में मिले थे। उसके बाद 1961 में इन्होंने ये नैम मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी। तो अब ये हो गया, इस टॉपिक में हमने देख लिया कि हमारी कंट्री के सामने चैलेंजेस क्या क्या थे, कैसे हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसमें क्या क्या प्रोविजंस ऐड की, हमने एक इंडियन यूनियन को कैसे बनाया जिसमें कि लिंग्विस्टिक ग्रुप भी है, डाइवर्सिटी भी है, सबको उनका प्लेस भी दिया, उनकी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी दी उनको, लेकिन फिर भी उनको इंडियन यूनियन में बना के रखा। कैसे हमने प्लानिंग में कभी एग्रीकल्चर को, कभी इंडस्ट्रीज को, अलग अलग टाइम पीरियड पे सबकी डेवलपमेंट की, है ना। फिर फॉरेन पॉलिसी को भी हमने इंडिपेंडेंट रखा। तो लास्ट जो कंक्लूजन है आपका, तो उस कंक्लूजन में कि नाउ आफ्टर इंडिपेंडेंस एट प्रेजेंट, ठीक है, आफ्टर द 60 years ऑन हेडिंग है, तो 60 years मीन अब तो 75 years ऑन, तो नाउ व्हाट इज द सिचुएशन और एट व्हाट पॉइंट वी हैव अचीव्ड एट नाउ, कि जो हमने इंडिपेंडेंस के टाइम पे चैलेंजेस थे, या जो हमने प्रोविजंस बनाई, जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिस तरह से हमने सारी सिचुएशन को हैंडल किया, तो आज हम कहाँ पे हैं। आज हम क्या कह सकते हैं कि हमने उन सभी चैलेंजेस को ओवरकम कर लिया है। क्या जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो सक्सेस रहा, सारे चैलेंजेस हमारे खत्म हो गए। ठीक है, जो हम यूनियन की बात कर रहे थे वो यूनियन प्रॉपर बनी हुई है कि नहीं बनी हुई। ठीक है, तो इसी को हम देखेंगे। तो अब हम इसमें क्या कह सकते हैं कि अगर हम देखें चैलेंजेस, अगर हमारे था इंडिया को एक यूनियन बना के रखना, तो वो यूनियन तो अभी भी बना हुआ है ना। नो डाउट बीच बीच में से स्टेट्स जरूर बनते जा रहे हैं, लेकिन कोई स्टेट अलग तो नहीं हुआ। जैसे पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो गया, इंडिया से तो कोई स्टेट भी अलग नहीं हुआ ना। इंडिया के सारे स्टेट्स इंडिया यूनियन के ही हैं। ठीक है, बाकी हम जैसे कह सकते हैं कि कई प्रोविंसेस को इंडिया में मिलाया गया है, कोई अभी तक इंडिया से अलग नहीं हुआ। तो इट मींस एक हमारा ये चैलेंज तो कंप्लीट हुआ है कि इंडिया की यूनियन जो है वो अभी तक बनी हुई है, चाहे बहुत सारी डाइवर्सिटीज हैं, बहुत सारी डिफरेंसेस हैं, लेकिन फिर भी ये यूनियन अभी तक बनी हुई है। ऊपर से यहाँ पे क्या है, हमने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की थी, और वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हम कह सकते हैं कि इलेक्शंस भी टाइमली होते रहे हैं। और आज जैसे कि अभी 17th इलेक्शंस हो चुके हैं, है ना, और 17 जैसे आपकी बुक में 13th जनरल इलेक्शन दिए हैं, लेकिन उस टाइम पीरियड में टिल 2007, लेकिन अभी टिल 2021 17th जनरल इलेक्शंस हैव बीन हेल्ड, और जो अभी गवर्नमेंट चल रही है वो 17th गवर्नमेंट जो है वो चल रही है। ठीक है, तो इट मींस कि ये जो चैलेंजेस हैं हमने कहीं ना कहीं इनको ओवरकम किया है। यूनियन भी हमारी बनी रही है, ठीक है, यूनाइटेड रहे हैं हम, डेमोक्रेटिक भी, क्योंकि पाकिस्तान की बात करें तो वहां कभी मिलिट्री रूल हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है ना, कभी वहां पे मिलिट्री की, कभी प्राइम मिनिस्टर आ जाता है, कभी मिलिट्री जनरल आ जाता है, तो वहां की भी पॉलिटिकल सिचुएशन कोई स्टेबल नहीं है। जबकि हमारे यहाँ कॉन्टिन्यूस इलेक्शन हो रहे हैं, और ऊपर से यूनाइटेड भी हैं हम, है ना। तो हम कह सकते हैं और हमारे पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है, जो कि कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दो स्टेट्स के बीच में भी है, तो वहां जाके वो सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो इट मींस इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि हमने इन चैलेंजेस को नो डाउट ओवरकम किया है। हमने काफी, हम ये भी कह सकते हैं कि हम यूनाइटेड भी रहे हैं, डेमोक्रेटिक पूरी हमने सिस्टम को भी बना के रखा है, अभी तक चला आ रहा है डेमोक्रेटिक सिस्टम भी। लेकिन फिर भी जो हमारा एक चैलेंज डाइवर्सिटी का था, एक इक्वालिटी देने का था, वो कहीं ना कहीं आप जैसे अगर हम अभी भी न्यूज देखते हैं या कुछ, तो उसमें हमें अभी भी देखकर ये लगता है कि सभी, हम कहते तो हैं कि ऑल एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ, लेकिन फिर भी कुछ ग्रुप्स जो हैं वो हमें देखने को लगता है कि वो ज्यादा पावरफुल हैं, वो ज्यादा हम कह सकते हैं कि उनकी सिचुएशन ज्यादा स्ट्रांग है, और कुछ लोग वो वीक भी हैं, पुअर भी हैं, उनकी सिचुएशन सोसाइटी में नहीं है। तो इट मींस जो इक्वालिटी की हम बात करते हैं तो वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में ही है ना। तो ऐसा जो रियल सिचुएशन है उसको देखने से हमें लगता है
कि जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, क्योंकि कुछ ग्रुप वो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, कुछ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो जो इकोनॉमिक गैप है वो बहुत ज्यादा है अभी भी। और जो हम डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं कि डाइवर्सिटी की अनटचेबिलिटी को बैन लगा दिया गया है ना, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं इंसिडेंट मिल ही जाता है कि पर्टिकुलर प्लेस पे किसी के साथ इस पर्टिकुलर कास्ट के नाम पे वायलेंस हुई है या मतलब उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। तो इस तरह की न्यूज अभी भी हमें मिलती हैं। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं ये जो क्लैशेस है, कई रिलीजियस ग्रुप के बीच में ही हमें क्लैशेस मिल जाते हैं, है ना, तो वहां पे वायलेंस हो जाती है कि दो अलग अलग कम्युनल ग्रुप्स थे, तो वो अगर इलेक्शन के लिए प्रोटेस्ट करें, इलेक्शन के लिए प्रोटेस्ट करते करते आपस में लड़ाई हो गई, तो इस तरह की भी वायलेंस हमें देखने को मिल जाती है। तो लेकिन अगर हम कंक्लूजन पूरा निकालें तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि अगर हम प्रॉपरली सक्सेसफुल नहीं हुए ना, तो हम प्रॉपरली हमने फेलियर भी नहीं है, ठीक है, हमने नो डाउट कुछ ना कुछ अचीव किया है, कुछ ना कुछ अचीव हम कर रहे हैं, वी आर ऑन द वे ऑफ आवर डेवलपमेंट, तो हम उसके वे पे हैं। और नो डाउट चैलेंजेस अभी और भी, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बदलता जाता है, टाइम के अकॉर्डिंगली चैलेंजेस भी और नए नए आते जाते हैं, है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस किए जाते हैं, फिर उन्हीं सभी चेंजेस को अप्लाई भी किया जाता है। तो हर चैलेंज को ओवरकम करने की कोशिश भी मतलब टाइम टू टाइम वो हो रही है। तो नो, इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर हम प्रॉपर सक्सेस नहीं है तो प्रॉपर फेलियर भी नहीं है, ठीक है, वी आर स्टिल ऑन द वे टू आवर डेवलपमेंट। सो ये इसके साथ टॉपिक आपका कंप्लीट है बेटा। एनी डाउट टिल नाउ? और लास्ट में श्रीलंका के बारे में बताया गया कि श्रीलंका में भी जो थी उसको भी जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो थोड़ी देर बाद श्रीलंका को भी इंडिपेंडेंस मिल गई थी, ठीक है। सो इसमें सबसे पहले हम ब्लैंक्स कर लेते हैं इसके, ठीक है। ब्लैंक्स में से सबसे पहला ब्लैंक है सब्जेक्ट्स दैट वर प्लेस्ड ऑन द यूनियन लिस्ट, कि जो यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं वो कौन से हैं। फिर ये आपको एक अलग से क्वेश्चन भी बन सकता है अगर बैक एक्सेस में क्वेश्चन नहीं है, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स व्हिच आर इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट, है ना, या प्रोविंशियल लिस्ट, तो उसमें कौन कौन से हैं। हाँ जी बेटा, हाँ जी दिया बोलो बेटा। यस मैम, टैक्सेस, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स। यस तो अगर हम इसमें यूनियन लिस्ट की बात करें, और जो यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट है वो किसके अंडर आते हैं, हु कैन मेक लॉज ऑन दीज सब्जेक्ट्स। हाँ जी दिया, the subject which comes in union list, who can make laws on these subjects, state government, provincial government or union government or central government? मैम यूनियन। ये सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट कौन सी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन दीज सब्जेक्ट्स सच एज टैक्सेस, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स। एंड विच आर द सब्जेक्ट्स दैट आर इंक्लूडेड इन कंकरेंट लिस्ट। हाँ जी हरमन, कीप योर वीडियो ऑन बेटा। हाँ जी हरमन, ओके दिया आप बताओ कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स। यस मैम, फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर। ये सो सब अब कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे हु कैन मेक द लॉज, who can make laws on the subjects which are included in concurrent list? मैम, सेंट्रल गवर्नमेंट। Both central government as well as provincial government, ठीक है। बट इन लेकिन किसको प्रायोरिटी दी जाती है किसको नहीं, वो लेटर ऑन इस पे डिस्कशन नहीं है। तो who can make laws, both central government as well as the state government, ठीक है, they both can make on laws on these subjects. Then state list वो blanks में नहीं है लेकिन उसका भी बता दो, which subjects are included in state list?
हाँ जी बेटा, यस मैम आई डोंट नो। स्टेट लिस्ट, जहां बेटा जहां पे कंकरेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट है उसके साथ स्टेट लिस्ट भी तो की थी हमने। हाँ जी, एजुकेशन एंड हेल्थ की थी ना हमने स्टेट लिस्ट ऑन विच स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज, ठीक है, सच एज एजुकेशन एंड हेल्थ। ओके, सो इसके बाद नेक्स्ट ब्लैंक ही है, इकोनॉमिक प्लानिंग बाय विच बोथ द स्टेट एंड प्राइवेट सेक्टर played an important role in development was called a dash model. हाँ जी, यस तरन्या। मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी, यस। तो अब हमने की इकोनॉमिक प्लानिंग, कि हमने अपनी कंट्री के लिए प्लानिंग की और उस प्लानिंग में स्टेट और प्राइवेट सेक्टर, मतलब पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों का ही एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ये नहीं कि सिर्फ स्टेट का ही रोल है या प्राइवेट का ही रोल है, दोनों का ही रोल है और उसको हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल। और जैसे हमने यहाँ पे 2 ब्लॉक्स किए थे ना, अब इसमें भी आइडियोलॉजी का ही फर्क था, ये प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे और ये पब्लिक सेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, ठीक है। मतलब यहाँ पे इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस क्या था, आइडियोलॉजी का। ये कैपिटलिस्ट थे और सोशलिस्ट थे, मतलब ये प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे और ये पब्लिक सेक्टर, मतलब स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए, हर जो चीज है वो स्टेट के ही कंट्रोल में होनी चाहिए, है ना। लेकिन इंडिया ने ना इनके मॉडल को अपनाया, ना यूएसए के ना यूएसएसआर के, इंडिया ने अपना मॉडल रखा, कौन सा, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो दोनों ही कहूंगी, स्टेट भी उसमें रोल प्ले करेगी और प्राइवेट सेक्टर भी, ठीक है। तो बोथ दीज they will play important role. Now next, the death of which person sparked off such violent protests that government was forced to give the demand for linguistic state of Andhra. हाँ जी बेटा, यस बच्चे, हाँ जी। सो फर्स्ट क्वेश्चन आफ्टर द ब्लैंक्स, हाँ जी ये लास्ट वाली ब्लैंक का नहीं आपने आंसर दिया। द डेथ ऑफ विच पर्सन स्पार्क्ड ऑफ सच वायलेंट प्रोटेस्ट। हाँ जी तरन्या। मैम इसका आंसर है पोटी श्रीरामुलु। यस, फॉर विच स्टेट, आंध्र प्रदेश स्टेट, है ना, पोटी श्रीरामुलु from Andhra. So that was he raised the demand for linguistic state of Andhra, and while fasting he died. So that was the demand. It sparked off, his death sparked off this demand of state Andhra, और उसके साथ साथ बाकी स्टेट्स भी बनने शुरू हो गए, ठीक है। तो देन कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन आंसर आई थिंक कभी डिस्कस ना करें क्योंकि हमारे पास 1-2 मिनट है, तो ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। एट इंडिपेंडेंस द मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस लिव्ड इन विलेजेस। हाँ जी अकुल, यस मैम। यस मैम, कौन सा? आपकी आवाज कट कट के आ रही है मैम। फर्स्ट ट्रू फॉल्स जो दिया हुआ है मैम ट्रू, द मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस at independence the majority of Indians they were living in villages, so that is why the first 5-year plan it focused on the agricultural development, ठीक है। And then secondly, constituent assembly was made up of members of Congress party। हाँ जी, yes हरमन। मैम क्वेश्चन एक बार दोबारा बोलना। The constituent assembly it was made up of members of Congress party। मैम फॉल्स। तो किसकी बनी हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट, विच वर इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, विच मैम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इंक्लूडिंग द नाउ सेपरेट कंट्रीज ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ऑल रिप्रेजेंट ऑल ओवर इंडिया, सिर्फ पाकिस्तान बांग्लादेश में से भी नहीं, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पाकिस्तान तो अलग हो गया, बांग्लादेश भी अलग हो गया,
जो उनके मेंबर थे भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो तो चले गए, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट हो गया था 46 से, लेकिन जब इंडिपेंडेंस मिल गई तो जो उनके मेंबर्स थे वो उनके कंट्री में चले गए। जो हमारे कंट्री के मेंबर्स थे फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नहीं थे, ठीक है, डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, दे वर द मेंबर्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नहीं थे। ओके, द फर्स्ट नेशनल इलेक्शन ओनली मेन वर अलाउड टू वोट। हाँ जी तुरन्या, यस तुरन्या यू हैव गिवन आंसर, है ना। हाँ जी सिमरप्रीत, फर्स्ट नेशनल इलेक्शन ओनली मेन वर अलाउड टू वोट। False. Yes, because there was universal adult franchise. Ma'am, Everyone was universal having adult franchise. right to vote. सबको right था, ठीक है। हाँ जी अंजनी, yes बेटा, next one. Ma'am, true. So the second 5-year plan focused on development of heavy industry. Heavy industry की development पे focus किया, बिल्कुल किया, ठीक है। So second जो first था उसने agricultural development पे, और second वाले ने हैवी इंडस्ट्रीज की और कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स वगैरह उस पे फोकस किया, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करके रखना है बेटा, ठीक है, वी विल डिस्कस। थैंक यू बेटा।